Hello friends, welcome to GS Paper 2 discussion for Mains 2026, right? आपने अगर नहीं देखा है तो we have already uploaded GS Paper 1. Do watch it and please subscribe and turn on your notifications. So how was this paper? We think that it was a bit on moderate side. In terms of polity, it was easy, but governance questions were a little bit tricky, or you can say lengthy. Now coming to question number one. So question is, right to privacy related to self-identity is very dear to every human being, and well protected under Article 21 of the Constitution. In this context, examine the effect of the amendment in 2026 to the Transgender Persons Act 2019. अब जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है ना, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको एग्जामिन करना है जो ट्रांसजेंडर पर्संस अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, तो देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कीवर्ड को डिफाइन करोगे। तो राइट टू प्रिवेसी अंडर आर्टिकल 21, दैट इज फ्रॉम के एस पुट्टास्वामी जजमेंट, क्या करता है ये? प्रोटेक्ट सेल्फ आइडेंटिटी एंड जेंडर ऑटोनॉमी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकड्रॉप बनाता है 2026 अमेंडमेंट का। राइट, अब देखो, इस कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन हो गया। इसके पहले नालसा वर्सेस नालसा जो केस आया था 2014 में, उसने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस टू डिटरमाइन देयर सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, फिर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को सिंप्लीफाइड कर दिया है। पहले क्या होता था कि इट वाज मैंडेटरी कि डीएम जो है वो सर्टिफाई करेंगे कि आप ट्रांसजेंडर हैं या नहीं है। अब उसको रिप्लेस कर दिया है सेल्फ डिक्लेरेशन से। रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिप्शन। अब हो सकता है ब्यूरोक्रेट बोले कि मैं आपको मानता ही नहीं हूँ, या फिर करप्शन वाली चीजें हों, तो इसलिए रिड्यूस कर दिया है ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिप्शन को, रेड टेपिज्म को। और वायलेटिव ऑफ डिग्निटी एंड प्रिवेसी भी था, राइट, कि वो वो बताएंगे कि आपका एक्चुअल जेंडर क्या है। देन स्ट्रॉन्गर एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, जिसमें एजुकेशन को, हेल्थ केयर को, एम्प्लॉयमेंट को कवर किया है। क्या बोला है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली चीजें बोली गई हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो ट्रांसजेंडर्स को। फिर हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ग्रीवांस रिड्रेसल की मैकेनिज्म है इसमें, जैसे कि नेशनल पे लेवल पे, स्टेट लेवल पे ट्रांसजेंडर काउंसिल्स बनाए गए हैं। हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन है। तो प्रिवेसी प्रोटेक्ट करता है कैसे? प्राइवेट एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करके, सिर्फ स्टेट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं इंक्लूडेड है, प्राइवेट भी है। फिर कंसर्न्स रिमेन होते हैं, वाई? बिकॉज रिजर्वेशन पॉलिसी में अभी भी गैप है। ठीक है, अभी भी जो है फुल प्रूफ ट्रांसजेंडर्स के लिए पॉलिसी नहीं है। देन हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज हो गया। और इन्फोर्समेंट का बहुत बड़ा एक इशू है इसके अंदर, कैसे आप इन्फोर्स करेंगे ग्राउंड लेवल पे, बिकॉज अभी भी ग्राउंड लेवल पे ये डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। अब जो हमने ये फ्रेमवर्क किया है ना, ये योग्यकर्ता प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल लेवल पे है उससे अलाइन करने के लिए भी किया है। अब ये जो है, ये कीवर्ड आपके आंसर में आता, यू वुड हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। आर्टिकल 14 इन सब की बात करनी थी, आर्टिकल 21 की बात तो करनी ही थी। फिर अमेंडमेंट ऑपरेशनलाइजेज प्रिवेसी ऑटोनॉमी जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये चीजें उसने ऑपरेशनलाइज करी है, तो यहाँ पे आप इसको बता सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Women as a class neither belong to a minority group nor are they regarded as forming a backward class. ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट। तो लोकल बॉडीज से पार्लियामेंट में जो इवोल्यूशन हुआ है, अब देखो ये बार बार जो है विमेन रिजर्वेशन बिल न्यूज में रहा है, आप इसको छोड़ नहीं सकते थे पढ़ते टाइम। वी हैव टेल दिस टू आवर स्टूडेंट्स, आवर टेस्ट सीरीज, इन इवन इन आवर प्रेडिक्शन सीरीज वी हैव सेड कि विमेन रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो है इंट्रोडक्शन में विमेन के बारे में बता सकते हो, डेटा दे सकते हो, सेंसस का डेटा भी दे सकते हो, एंड हाउ दे आर half of the citizens, but they are facing issues with respect to overall identity, or you can say overall पार्टिसिपेशन इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमी फील्ड हो गया, एजुकेशन फील्ड हो गया, इनके पास एम्पावरमेंट नहीं है। तो अब इवोल्यूशन देखते हैं। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या बोला गया कि 1/3 रिजर्वेशन जो है वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडीज में देना चाहिए। और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो कुछ स्टेट जैसे बिहार है, उन्होंने 50% कर दिया था इसको।
फिर स्टेट लेवल एक्सपेंशन हुआ, यही दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बिहार, एमपी एंड ओडिशा 50% तक ले गए। इम्पैक्ट एट द ग्रास रूट, अब एक स्टडी की गई थी वर्ल्ड बैंक में, ठीक है, उन्होंने पाया कि बहुत सारे जो विमेन, जहां पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच है, वहां पे वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, वेलफेयर, राइट, ये वर्ल्ड बैंक का स्टडी है। ये क्या कह रहा है कि दे आर इन बेटर स्टेट। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 106 अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें 33% रिजर्वेशन की बात की गई विमेन को लोकल सभा एंड स्टेट असेंबलीज में। ये डिलिमिटेशन के साथ लिंक कर दिया गया इसको। फिर उसके बाद आप देखो जुडिशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रैशनल, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सब्सटैंटिव इक्वलिटी होनी चाहिए, राइट। फिर इंटरसेक्शनलिटी चैलेंज है कि देखो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और यही कारण है कि विमेन का जो रिजर्वेशन है वो नहीं हो पा रहा था लोकसभा एंड राज्यसभा में पास, बिकॉज कि आप SC ST OBC एंड अदर सेक्शंस जो हैं, क्या आप इनको अलग सेक्शन काउंट करोगे, या फिर आप सब कोटा प्रोवाइड करोगे, क्योंकि ये डबल डिसएडवांटेज हो जाएगा उनके लिए, विमेन के लिए जो मार्जिनलाइज क्लासेस में है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर लिया गया था इस बिल के अंदर। फिर इम्प्लीमेंटेशन अनसर्टेनिटी, डिलेड टाइमलाइन है टाइड टू सेंसस एंड डिलिमिटेशन। देन परसिस्टिंग बैरियर्स, ठीक है, जो प्रॉक्सी सरपंच पति वाली चीजें देखते हो ना, लेटेस्ट आपने देखा होगा कि एमपी में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है ये सरपंच पति वाली चीज है, प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर उसके बाद जो है आप इंक्रीमेंटल इंस्टीट्यूशनल डीपनिंग, अब यहाँ पे आप केस स्टडी भी दे सकते हो। केस स्टडी कहाँ की, आप केस स्टडी दे सकते हो नॉर्डिक कंट्रीज की, राइट, अबाउट द इम्पावरमेंट। देन आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला था, एजेंसी, विमेन शुड बी प्रोवाइडेड एजेंसी, यानी पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, examine whether the constitutional office of the Lok Sabha Speaker has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection regime. What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarized house? अब हमारे स्टूडेंट तो पढ़ कर गए थे एंटी डिफेक्शन लॉ एंड स्पीकर, एंड वी एक्सपेक्ट कि वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखो, द लोकसभा स्पीकर दो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड आर्टिकल 93, अब देखो आर्टिकल 93 देना बहुत जरूरी, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखा करो ना इन पॉलिटी के क्वेश्चंस में, आर्टिकल फेक फेक के मारा करो इंट्रोडक्शन में, दैट इज गुड, वो दिखाता है कि यू हैव नॉलेज। तो आर्टिकल 93, ठीक है, फिर उसके बाद फंक्शंस अंदर एंटी, अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ वाली पावर जो है ना स्पीकर को दी गई है। अब ये बहुत कंट्रोवर्सी वाली चीज रही है, जो आपकी दिनेश गोस्वामी कमेटी है, इलेक्शन कमीशन के भी जो बहुत सारे रिव्यूज बैठे, उन्होंने बोला कि ये चीजें जो है आप इलेक्शन कमीशन को दे दो, जो स्पीकर है वो पार्टीशन वाली चीज हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन देखो, आर्टिकल 93 में बोला गया नॉन पार्टीशन है, ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि स्पीकर जो है न्यूट्रल पोजीशन है, एंड उसके अलावा स्पीकर जो है पार्टी का मेंबर भी है, तो न्यूट्रलिटी वाली चीज जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। डिलेड एडजुडिकेशन, अब ये बहुत बड़ी चीज है, सुप्रीम कोर्ट ने केशव मेघचंद्र केस में बोला भी था कि डिले कर रहे हैं ये लोग, तो ये दैट इज नॉट गुड, ये चीजें जो है ये अगेंस्ट है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के। फिर सेलेक्टिव इन्वोकेशन, तो ये सेलेक्टिव चीजें हो रही हैं कि जो पार्टी, रूलिंग पार्टी, उनके फेवर में चीजें होती हैं। रिसेंटली टीएमसी का जो केस है वो आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पोलराइज्ड हाउस मैनेजमेंट, ठीक है, सेलेक्टिवली चीजें हो रही हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करो, राइट, दिनेश गोस्वामी कमेटी, सेकंड ARC। अब यहाँ पे आप यूके मॉडल बना दो केस स्टडी के अंदर, वो क्या बोलता है यूके मॉडल की, जो स्पीकर होता है ना वो रिजाइन कर देता है पार्टी से, स्पीकर जो होता है वो पार्टी से रिजाइन कर देता है, ही इज न्यूट्रल, और उसका अलग इलेक्शन जब होता है नेक्स्ट इलेक्शन, तो वहां पे जो मेजर पार्टीज है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा करते हैं, जैसे स्पीकर का जो इलेक्शन नेक्स्ट होता है वो इजी हो जाता है। फिर कंपैरेटिव प्रैक्टिस जो है, तो यही चीज बता रही है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी इनेबल्ड ट्रांसपेरेंसी, अब यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। अब देखो स्पीकर जो है ना अपने चेंबर में बैठ के कुछ भी डिसीजन ले ले, राइट, तो वो हटाने के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या लाइव स्ट्रीमिंग है, तो स्पीकर के डिसीजन जो होंगे ना ये, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जिससे उनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी भी आए। फिर डीपॉलिटिसाइजिंग की बात करो स्पीकर ऑफिस की, ये बहुत जरूरी है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, जो डीपॉलिटिसाइजिंग द स्पीकर ऑफिस, ठीक है, पार्लियामेंट्री न्यूट्रलिटी की बात करो, और रिफॉर्म्स की बात करो।
एंटी डिफेक्शन जो आपका लॉ है ना, इसके अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? Discuss the position of the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral rolls. Can it also examine the question of citizenship of voters? अब देखो, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन, एसआईआर, ये चीजें न्यूज में रही हैं पूरे साल। और हमने तो मेंस टेस्ट सीरीज में अपने स्टूडेंट्स को बोल भी दिया था कि ये चीजें तो आप पढ़ के ही जाना, तो वो करके गए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, 12 to 14 क्वेश्चन जो इस पेपर में है वो हमारे टेस्ट सीरीज से ही है। फिर देखो, राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट अंडर आर्टिकल 62 ऑफ आरपीए 1951, की फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको लेके कोर्ट में भी गए थे लोग, लेकिन बाद में वही है कि स्टैट्यूटरी राइट है। फिर उसके बाद आप देखो, जुडिशियल पोजीशन, पीयूसीएल वाला केस 2003 में, और कुलदीप नायर वाला केस, तो वोट जो है लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्टिंक्शन फ्रॉम रिलेटेड राइट, तो वोटिंग जो है स्टैट्यूटरी है, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन जो है वो फंडामेंटल राइट में आता है। कोई भी पार्टी किसी को भी चूज कर सकती है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन के लिए किसी को ज्वाइन कर सकती है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, ये मस्ट है बताना। इसका काम क्या है? सुपर इंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या होता है ये डी डुप्लीकेशन को हटाने के लिए है, एक्यूरेसी लाने के लिए है। और इसका प्रभाव क्या होता है? एक्सक्लूजन एरर, ये आपको बताना था यहाँ पर। पर्पस ऑफ रोल रिवीजन, तो वन ट्रू अपडेटेड लिस्ट हो जाएगा, एलिजिबल वोटर्स होंगे, रिमूव हो जाएंगे डुप्लीकेट्स, जो डिसीज होंगे, शिफ्टेड लोग हो गए। फिर सिटीजन एग्जामिनेशन, अब देखो ईसीआई नहीं कर सकते, ईसीआई के पास ऐसा पावर नहीं है, वो बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे सकता है कि आप इस एरिया के इलेक्टर हो या नहीं हो, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजन जो है वो सिटीजनशिप एक्ट में आता है, जिसका पावर ईसीआई के पास कोई पावर नहीं है, कोर्ट ने भी बोल रखा है ये। बर्डन ऑफ प्रूफ इशू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, इसमें बहुत बड़ी इश्यूज आए हैं, बिकॉज वो काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है एसआईआर में। आप 2002 के जो रोल्स हैं उसको कनेक्ट कर दिए हैं इससे। फिर ड्यू प्रोसेस सेफगार्ड्स नीडेड, ये आप बताओगे कि ड्यू प्रोसेस वाली चीज है ना, वो होनी चाहिए इसके अंदर। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है, बिकॉज ये चीजें जो है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उठा रही हैं। फिर बैलेंसिंग इलेक्टोरल इंटीग्रिटी विथ इंक्लूसिव फ्रेंचाइज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बट क्या वो इंक्लूसिव फ्रेंचाइजी कर पा रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड एसआईआर प्रोसेस होना चाहिए, और रोबस्ट अपील मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर कोई छूट गया है उसको बार बार बोलो कि यू हैव टाइम टू अगेन कम बैक टू द इलेक्टोरल लिस्ट, आप जो है वापस आ सकते हो, ये चीजें होनी चाहिए। और इसमें केस स्टडी क्या बता सकते हो? आप केस स्टडी बता सकते हो यूरोपियन कंट्रीज का। नेक्स्ट, do constitutional bodies like the National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribes possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality? Suggest measures to enhance their institutional effectiveness। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं, जब भी आ जाए ना क्वेश्चन, हम तो बोलते हैं सीधा आर्टिकल्स को लिखो। इंट्रोडक्शन में आर्टिकल 338 और 338A, ये है नेशनल कमीशन ऑफ एससी और एसटी से रिलेटेड, और ये मेजर्स सेफ गार्ड करते हैं एससी एंड एसटी के, इन्फोर्समेंट पावर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेटरी होता है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। और देखते हैं सिविल कोर्ट पावर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों के पास सिविल कोर्ट पावर है। उससे क्या होता है? समन कर सकते हैं विटनेस, एग्जामिन कर सकते हैं एविडेंस। अब इनका स्ट्रक्चर भी बता सकते हो आप कि किस तरीके से इसमें एक चेयरपर्सन होता है, राइट, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन होता है, फिर 3 मेंबर्स होते हैं, राइट। फिर उसके बाद नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होता है, और रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? प्रेसिडेंट या गवर्नर को। इम्प्लीमेंटेशन गैप है, जब ये बोलते हैं चीजें एंड इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, दैट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। फिर रिसोर्स एंड स्टाफिंग कंस्ट्रेंट, अब ये बहुत बड़ा इशू है। जो पोजीशंस है ना, ये चेयर और वाइस चेयर एंड ये मेंबर्स, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना फिल नहीं हो पा रही है। पास्ट 10-12 ईयर से हम देख रहे हैं कि ये फिल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। तो ये कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर ओवरलैप एंड कोऑर्डिनेशन गैप, ठीक है। अब ये ओवरलैप है, एनएचआरसी वो ह्यूमन राइट की बात करता है। अगर किसी एससी एसटी के मेंबर हैं और उनके खिलाफ कोई एट्रोसिटी हुई, तो एनएचआरसी का भी केस आता है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो थोड़ा सा ओवरलैप वाली चीज है, जो कि ठीक से डिफाइन नहीं की गई है, कोडिफाई नहीं की गई है।
फिर फॉलो अप बहुत वीक है, मॉनिटरिंग वाली चीजें जो है। और सजेस्टेड मेजर जो है ना, वो क्या है, बाइंडिंग डायरेक्शन होना चाहिए, बाइंडिंग चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद बजटरी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। ये बजट के लिए बहुत डिपेंडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव पे, इनको पार्लियामेंट से अलग से बजट प्रोवाइड करना चाहिए। टाइम बाउंड कंप्लायंस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज करो यार, एआई ये सब आ गए हैं, इन सब चीजों का यूज करके देन सॉल्व करो प्रॉब्लम्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग, फास्ट ट्रैक कोर्स होने चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ पे बता आप क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि पेपर टाइगर्स, ठीक है, यू से ऊपर उठ के इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट इनटू रियल टाइगर्स। तो पेपर टाइगर्स वाली चीज भी एनएचआरसी के बारे में पहले बोली गई थी, बट ब्रॉडली सारे जो नेशनल कमीशन है उनसे आप रिलेट कर सकते हो। तो पेपर टाइगर से ट्रांसफॉर्म होकर रियल टाइगर बनना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल टीथ देनी चाहिए इनसे, जिससे कि इक्वलिटी आए और सब्सटेंटिव सोशल जस्टिस हम पा सके। फिर डीपीएसपी को भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, does India's tribal development policy reflect the aspirations for a socially grounded and equity-based governance? Justify your answers. अब देखो, इंडिया का जो ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी है, ये सीख क्या करता है, बैलेंस, प्रोटेक्टिव, सेफगार्ड विद पार्टिसिपेटरी राइट बेस्ड गवर्नेंस रिफ्लेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट अंडर द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के बारे में बताओ, और राइट्स बेस्ड गवर्नेंस के बारे में बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आपने बता दिया, फिर पैसा एक्ट बता दिया किस तरीके से इसने एक्सटेंड कर दिया था ग्राम सभा का प्राइमेसी, ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, लैंड एलिनेशन, इन सब चीजों पे। फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की बात करो, ठीक है, कम्युनिटी राइट प्रोवाइड किया, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट प्रोवाइड किया, पीवीटीजी फोकस स्कीम जो है जैसे पीएम जनमन स्कीम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको बताना ही था इसके अंदर। फिर लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की बात करो, गैप्स जो है उसको फुलफिल करने की बात करो। अब देखो, डेवलपमेंट वर्सेस जो आपका इन्वायरमेंट, या फिर जो सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है इन ट्राइबल्स का, उसको आप बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पता है आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ भी आई ना, उनको करना चाहिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, देखने के लिए कि वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड इन अ पर्टिकुलर रीजन और नॉट। वे फॉरवर्ड में आप ग्राम सभा की कैपेसिटी के बारे में बताओगे। फिर पॉलिसी आर्किटेक्चर जो है ना सोशली ग्राउंडेड है, राइट, बट और क्या चीजें होनी चाहिए इसमें, तो आप इसमें बता सकते हो अबाउट वेरियस विजन ऑफ गवर्नमेंट। इवन जो ट्राइबल पंचशील है ना, उसको भी ब्रीफली आप रेफर कर सकते हो इन प्री कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, malnutrition in India is not merely a public health concern, it is also a challenge of social equity, human development and effective welfare governance। अब देखो, malnutrition जो है ये है हिडन हंगर, ये है हिडन हंगर, राइट, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है हर साल हमारे कंट्री में, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, malnutrition in India reflect deep structural inequalities, making it नॉट मेरली अ हेल्थ इशू बट अ चैलेंज ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। अभी यहाँ पे आप एस का एनएफएचएस का जो डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा, वो बता सकते हो कि स्टंटिंग 35% है, वेस्टिंग है, एनीमिक, ये इंटर जनरेशनल साइकिल है। ये आप फ्लो चार्ट बना सकते हो इंटर जनरेशन साइकिल का, एक फ्लो चार्ट, राइट। फिर सोशल इक्विटी डायमेंशन आप बता सकते हो अबाउट मेल, जो किसमें हैं, जो SC ST हैं, जो विमेन हैं, जो रूरल पुअर है, वहाँ सबसे ज्यादा मेल न्यूट्रिशन है। फिर जेंडर डायमेंशन दे सकते हो, कैसे ये इंटरजेनरेशनल होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट लिंकेज आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है उसको अंडरमाइन करके डेमोग्राफिक डिजास्टर बना देता है। मल्टी डायमेंशनल कॉजेज क्या है, फूड इनसिक्योरिटी है बिकॉज ऑफ सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर एक्सेस का इशू जो है, वुमेन्स का एम्पावरमेंट का जो इशू है। फिर गवर्नेंस चैलेंज, तो फ्रैगमेंटेड डिलीवरी है, ठीक है, ये आप बता सकते हो। फिर वे फॉरवर्ड में कन्वर्जेंस के बारे में बताओ कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल सबको कन्वर्जेंस करना है, कम्युनिटी लेड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वुमेन्स न्यूट्रिशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए, रियल टाइम ट्रैकिंग होना चाहिए। पोषण ट्रैकर जो है ना, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, इसी तरह से ट्रैक होना चाहिए। SDG गोल तो बताना ही बताना था आपको, राइट। फिर मल्टी सेक्टोरल इक्विटी फोकस वेलफेयर गवर्नेंस, यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, केस स्टडी आप बता सकते हो जापान का, कि हाउ दे हैव फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन फ्रॉम स्कूल लेवल,
equally to all sections of students. Next, analyze the advantages and limitations of the generalist structure of Indian civil services in contemporary governance. Civil services बहुत न्यूज में रहा है, इसलिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था. द जनरलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस जो आईसीएस का लेगेसी है, ठीक है. अब यहाँ पे आप आर्टिकल के बारे में बता सकते हो. एडवांटेज क्या होता है इसका? होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग होता है, क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है, एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होता है. वाई? बिकॉज वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्व करके आए हैं ना, so they have advantage, they know about many departments, and cross sectoral coordination will be easier. देखो, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से होकर और दोबारा गया है अर्बन डेवलपमेंट वाले में, तो उसको एडवांटेज है. फिर अर्बन डेवलपमेंट से होकर के वो फिनेंस मिनिस्ट्री में गया है, तो क्या है उसका एडवांटेज? बिकॉज क्रॉस सेक्टोरल चीजें पता है. फिर उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन एक्ट एज यूनिफाइंग स्टील फ्रेम. फिर क्राइसिस मैनेजमेंट, मल्टी डायमेंशनल इमरजेंसी, डिजास्टर, लॉ एंड ऑर्डर, सब जगह जो है सिविल सर्विसेज ही यूज होती है. कोविड आ जाए तो, वॉर हो जाए तो, यही लोग जो है एक तरीके से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं. ये भी आप लिख सकते हो कि दे आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. लिमिटेशन क्या है? डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है. अब देखो, आप हमारी इकोनॉमी फील्ड में देखो, कैपिटल मार्केट पे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं. दैट इज वेरी अगेंस्ट जो गुड प्रैक्टिसेज हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं वेस्टर्न कंट्रीज में. वो क्या दिखाता है कि आपके पास डोमेन एक्सपर्टाइज नहीं है. राइट? आपको फोकस क्या करना चाहिए? टैक्स टू जीडीपी को करने के लिए आपको एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए. उसके अलावा और भी चीजें हैं. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स तो कॉज डिसकंटिन्यूटी, सेकंड एआरसी, बासवान कम. अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बासवान कमेटी की रिपोर्ट, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आपको बतानी ही थी यहाँ पे. फिर मार्जिनलाइज हो जाते हैं टेक्निकल प्रोफेशनल्स. अब देखो, जैसे आप एक फोकस करो, हम बात करते हैं रोड की, तो रोड वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेगमेंट हो गया, वहां पे अगर आपने किसी विमेन डिपार्टमेंट डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उठाकर किसी को, तो कितना अलग है. वो वहां पे विमेन न्यूट्रिशन को फोकस कर रहे हैं, एंड अगर आपने उनको उठा के इंफ्रास्ट्रक्चर में रख दिया, तो इसलिए एक टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें होती है उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है. रिफॉर्म जो है वो लैटरल एंट्री की बात की गई है, जो हुआ है हमारे कंट्री में. मिशन मोड डोमेन, मिशन कर्मयोगी ये स्टार्ट किया है. नीड बेस्ड स्पेशलाइजेशन की बात हुई है. कैरिंग, देखो कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन है जैसे लबासना है, वहां पे डोमेन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स बनाने की बात हो रही है. तो हमें हाइब्रिड मॉडल चाहिए, जर्नलिस्ट भी चाहिए और टेक्नोक्रेट भी चाहिए. हाइब्रिड होना चाहिए, दोनों चाहिए हमें. फिर ये क्वेश्चन टफ था बहुत स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स पे फोकस करते तो आप ये कर सकते थे. इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यानी ये क्या बता रहा है? एक इंडो पैसिफिक रीजन है और मैरीटाइम यानी कि पानी की बात हो रही है. फिर ब्रिजेस द गैप बिटवीन इंडिया सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. अब ये किस एरिया में होगा? ये होगा आपके बैकयार्ड पे, यानी कि साउथ एशिया के बैकयार्ड वाले जो इंडो पैसिफिक का रीजन है. विजन एंड द क्वाड्स कलेक्टिव इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी. और क्वाड का जो पॉलिसी है वो कहाँ होगा? वो होगा आपका पूरा जो वेस्ट ईस्टर्न सेक्शन ऑफ अफ्रीका है, वहां से लेके आप चले जाओ जापान तक. ठीक है? वो ये फिर यूएस के वेस्टर्न बॉर्डर्स तक, वो पूरा का पूरा जो है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है. तो ये सारा जो है क्वाड का कलेक्टिव है. तो इसके बीच में बोल रहा है कि गैप फिल करता है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. अब ये इसको क्रिटिकल असेसमेंट करना है. तो आप बता दो कि ये 2022 क्वाड समिट में लॉन्च हुआ था. रियल टाइम मैरीटाइम सर्वेलेंस की बात करता है. अब कन्वर्जेंस कैसे है? तो दोनों रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, लिटोरल आइलैंड स्टेट को सपोर्ट की बात करते हैं, सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं. ये इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग, डार्क शिपिंग, इन सबको ट्रैक करते हैं, रीजनल हब्स बनाते हैं. नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो रोल है उसको ये ब्रिज करता है. हाउ? वाया टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, वाया इंफॉर्मेशन सपोर्ट, वाया इंटेलिजेंस सपोर्ट. फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, तो टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग सपोर्ट पैसिफिक एंड इंडियन ओशन आइलैंड स्टेट को प्रोवाइड करते हैं. इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी एंगल है. ठीक है? ब्लू इकोनॉमी वाली जो पॉलिसी. अब लिमिटेशन क्या है? चाइना इसमें है नहीं. अब चाइना नहीं है तो क्या है? एवरीथिंग इज अगेंस्ट चाइना. तो फिर एंटी चाइना वाली चीजें जो है वो कंसर्न आ जाती हैं इसमें, ब्लॉक पॉलिटिक्स की. ठीक है? और प्लस गैप्स बहुत. अब यूएस जो है उसने सारा फोकस अपना इंडो पैसिफिक से हटा के कर दिया है वेस्ट एशिया पे.
और यहाँ से उसने जो मिसाइल बैटरीज थी, जो उसके पर्सनल थे, जो उसके बड़े बड़े शिप्स थे, वो सब ले गए वेस्ट एशिया में। तो ये एक लिमिटेशन है कि यूएस का फोकस शिफ्ट हो गया है। फिर डेटा शेयरिंग सोवरेनिटी कंसर्न है, यूएस जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। फिर डीपर इंटीग्रेशन विद एशियन लेड मैकेनिज्म, ये सॉल्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एशियन कंट्रीज जो कि कोर पार्ट हैं इस इंडो पैसिफिक में, अगर उनके साथ डीप कर लो इंटीग्रेशन, तो दैट विल हेल्प। फिर अब जो है सागर क्वाड सिनर्जी, अब देखो इसमें आप कंक्लूजन में क्या बोल सकते हो ना, एक जो है ना कोडिफाइड चीज होनी चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके अंदर सागर एंड क्वाड सिनर्जी को हम कोडिफाई कर दे कि ये चीजें जो है हमारे टारगेट, एक विजन डॉक्यूमेंट, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लेके आ जाए कि ये चीजें हम करेंगे। सो इनके पास एक टारगेट रहेगा, तो दैट विल बी इजी। फिर यहाँ पे आप कीवर्ड में बता सकते हो अबाउट रियलिज्म, किस तरीके से ये रियलिस्ट पॉलिसी है, एंड किस लिए कर रहे हैं हम, फॉर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीजें की जा रही है। फिर ब्रिक्स एक्ट्स एज ए पावरफुल काउंटरवेट इन global governance, actively amplifying the voice and influence of the global south. Explain the role of BRICS in projecting itself as an alternative to other groupings. ठीक है। अब देखो ब्रिक्स को आप डिफाइन कर दोगे, ब्रिक्स है कौन, तो ब्रिक्स ने जो आपके 5 कंट्रीज हैं वहां से जो निकला था, अब ये काफी बढ़ गया है, राइट। एंड काउंटरवेट हो गया है वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में। तो मेजरली जो ब्रिक्स के 5 कंट्रीज हैं उनके बारे में आप एक्रोनिम बता सकते हो, कब बना था ये। इंस्टीट्यूशनल ऑल्टरनेटिव्स जैसे इन्होंने बनाया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। एक्सपेंड कर दिया मेंबरशिप, अब गल्फ कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज भी इसके पार्ट हैं। रिफॉर्म के बारे में बात करी है, ठीक है। यूएनएससी और आईएमएफ में जो कोटा होता है, दे आर सेइंग कि नाउ देयर इज टाइम ऑफ रिवीजन इंक्रीजिंग कोटा फॉर ब्रिक्स कंट्रीज। फिर डी डॉलराइजेशन को पुश किया है इन्होंने। एंड ये जो यूएस और ट्रम्प है ना, ये बोल रहे हैं कि अगर ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन करेगा तो वी विल पुट 100% सैंक्शंस। तो ये चीजें न्यूज में रही हैं। डेवलपमेंट एजेंडा, तो एम्फेसाइज किया है इन्होंने क्लाइमेट फिनेंस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी एक्सेस पे। और ऑल्टरनेटिव है G7 का, ये आपको बताना था। लिमिटेशन क्या है, इंटर हेट्रोजेनिटी, क्या मतलब इंटरनल मेंबर में राइवलरी है, प्लस लेस ट्रेड। अब इंडिया ब्राजील का ट्रेड कम है, इंडिया यूएस का ट्रेड ज्यादा है। डाइवर्जेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एसिमेट्री, अब चाइना बहुत बड़ी कंट्री है ब्रिक्स के अंदर, और उसके कंपेयर में आप देखो कि बाकी कंट्रीज काफी छोटी छोटी हैं। तो ये कंसर्न होता है चाइनीज, चाइना सेंट्रिक व्हीकल न बन के रह जाए। एक और इम्पोर्टेंट क्या है, जो यूएस है ये बोलता है कि एंटी वेस्ट है ये, राइट, ये एंटी वेस्ट है। एंड जो आपकी कंट्रीज हैं इंडिया, वो क्या बोलते हैं, ये एंटी वेस्ट नहीं है, नॉन वेस्ट है, ये नॉन वेस्ट है। फिर ब्रिक्स जो इमर्जिंग इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, ये आप बता दोगे। To discuss the position of the governor in the federal polity of India. What is the nature of his powers while giving assent to a bill passed by the state legislature? Is he bound by the aid and advice of his council of ministers in all his functions? तो गवर्नर जो है आर्टिकल 153 में पॉइंट होते हैं, आपको बताओगे। क्वासाई फेडरल पॉलिटी बताओगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो बताओगे। फिर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, तो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको अपॉइंट करते हैं। नेचर ऑफ एसेंट ऑफ पावर क्या है, तो ये क्या करते हैं, एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल, ठीक है। तो 2023 में एक इशू हुआ था कि पंजाब वर्सेस गवर्नर केस में हेल्ड क्या किया था, गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनेटली विथ होल्ड एसेंट, मस्ट एक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम। ये चीजें की थी, फिर ये प्रेसिडेंट ने उठा दिया था वाया प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन। फिर डिस्क्रिशनरी वर्सेस एडवाइज्ड एक्शन, तो आर्टिकल 163 टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा है गवर्नर के पास, ये एक इशू क्रिएट करता है। फिर जुडिशियल कर्व्स ऑन डिस्कशन, तो नवम रेबिया केस, शमशेर सिंह केस, ये बताओगे किस तरीके से इन्होंने कर्व किया है डिस्कशन। एसआर बोमाई केस भी बता सकते हो, हंग असेंबली की सिचुएशन में एसआर बोमाई वाली चीज थी। फिर रेकरिंग फ्रिक्शन से पार्टीशन यूज है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स दोगे बहुत सारे, एग्जाम्पल्स दोगे बहुत सारे, बहुत एग्जाम्पल आपके पास, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, गोवा का एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर कमीशन रिकमेंडेशन, तो सरकारिया एंड पंची कमीशन का रिकमेंडेशन जो आपको लिखना ही था यहाँ पे। वे फॉरवर्ड में
कोडिफाई की बात करोगे, जो भी गवर्नर की चीजें सब कोडिफाई होना चाहिए। डिस्कशन क्यों दोगे? डिस्कशन, गवर्नर को कोई डिस्कशन देने का कोई मतलब नहीं है। सो एवरीथिंग शुड बी कोडिफाइड। ठीक है। तो गवर्नेंस रेसिडुअल डिस्कशन मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली और ट्रांसपेरेंटली। अब यहाँ पे जो है ना, एक जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, उन्होंने एक चीज बोली थी गवर्नर से रिलेटेड। उन्होंने बोला था अबाउट द फैक्ट दैट कि जो आर्टिकल 356 है वो स्पेरिंगली यूज होगा या डेड लेटर रहेगा, बट उसको 100 टाइम्स से ज्यादा यूज कर चुके हैं इंदिरा गांधी के टाइम तक ही, उसके बाद तो छोड़ ही दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शो करता है कि काफी मिस यूज हुआ है गवर्नर के पोजीशन का। ये आप केस स्टडी में बता सकते हो। What is meant by judicial legislation in the context? Discuss the verdicts of the apex court allowing passive euthanasia and living will। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था गेस करने के लिए, लेकिन हमने गेस कर लिया था कि ये क्वेश्चन आएगा, और हमने अपने स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज में भी बोला था और प्रेडिक्शन सीरीज में भी बताया था। जुडिशियल legislation refers to court effectively filling legislative vacuum through interpretive rulings when the legislature has not acted। अब ये क्या बता रहा है? जो गैप्स हैं, वैक्यूम्स हैं, उसको फिल करने के लिए जुडिशियल लेजिस्लेशन आते हैं, चाहे वो एमसी मेहता केस हो, चाहे वो विशाखा गाइडलाइंस हो। ये क्यों आए थे? ये आए थे वॉइड्स फिल करने के लिए। तो रैशनल क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म का? आर्टिकल 226 से आया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। अर्ली रिकॉग्निशन, अरुणा, ये जो पैसिव यूथनेशिया वाला केस है, अरुणा शानबॉग केस से स्टार्ट होता है। ठीक है, जब पैसिव यूथनेशिया को दिया गया था। फिर राइट टू डाई विथ डिग्निटी, ये जो है जस्टिस चंद्रचूड़ वाले केस में आया था, कॉमन कॉज में। तो ऐसी ने रिकॉग्नाइज किया था, आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू डाई विथ डिग्निटी। फिर लिविंग विल की बात हुई थी, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स की। फिर प्रोसीजरल सेफ की बात करेगी कि मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेशन देगा। कॉम्पेरेटिव एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइन से दे सकते हो, किस तरीके से वहां से कोर्ट ने फ्रेम करना स्टार्ट किया था लेजिस्लेशन इन सब चीजों के लिए। कंसर्न्स क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, प्रताप भानु मेहता जो है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जुडिशरी जो है ना, वो अपना मेन काम नहीं कर रही है। जुडिशरी अपना मेन काम नहीं कर रही है, एंड वो फोकस कर रही है दूसरे जो दो पार्ट हैं गवर्नमेंट के, राइट। दूसरे जो दो पार्ट हैं गवर्नमेंट के, उनके पावर्स को हाईजैक करने का, और वो काम करना स्टार्ट कर रही है। और इसलिए जुडिशरी को अपने मेन काम पे, जो जुडिशियल बैकलॉग्स है, उसको क्लियर करने पे लगाना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ही क्या रह जाएगा? जब जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन करने लगेगी, तो उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर तो दे नहीं रखी। फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है, राइट, जैसे आप देखोगे उपेंद्र बख्शी, वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं जुडिशरी इज डूइंग राइट थिंग। ठीक है, जुडिशरी जो है वो सही कर रही है, ये चीजें जो हैं ये सही है, एंड दिस प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉमन पीपल। फिर इस तरीके से आप एक डिबेट बता सकते हो। देन उसके बाद पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट की बात कर सकते हो, और कॉम्प्रिहेंसिव पार्लियामेंट्री लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बात भी कंक्लूजन में लिख सकते हो कि जुडिशरी को भी फोकस करना चाहिए कि अपने कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करें। How far has the Indian federal framework been successful in accommodating regional and cultural diversities? Highlight the role of asymmetric federalism and suggest measures to make dispute resolution mechanism more effective। तो इंडिया का फेडरल फ्रेमवर्क जो है क्वाजाई फेडरल है, स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है, ये आप बता दोगे। ठीक है, फिर सक्सेस क्या है? देखो, बहुत सारे सक्सेस है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में देखोगे, आर्टिकल 371 के बारे में बताओगे। फिर सिक्स शेड्यूल जो है, कॉन्करेंट लिस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्यों है? ठीक है। अब देखो, कुछ एसिमेट्रिक का मतलब क्या है ना, कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिलेशंस हैं। अब देखो 371 में बहुत सारे स्टेट के पास अलग अलग पावर्स हैं। ठीक है, अलग अलग जो है पावर्स हैं। फिर उसके बाद राज्यसभा में देखोगे अलग अलग स्टेट के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये क्या है? एसिमेट्रिक। ये क्यों किया गया है? ये यूनिटी एंड डिवर्सिटी के लिए किया गया है। कल्चरल एकोमोडेशन, इट्स शेड्यूल लैंग्वेज को किया गया है, एजुकेशन राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो जीएसटी ये चीजें बनाएगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। परसिस्टेंट स्ट्रेन क्या है? फिजिकल सेंट्रलाइजेशन। ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेस बेस्ड रेवेन्यू, ये जो है स्टेट्स को नहीं मिलता है, एंड स्टेट जो है दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। गवर्नर स्टेट फ्रिक्शन, जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है गवर्नर के पोस्ट का। लैंग्वेज चैलेंज, 3 लैंग्वेज चैलेंज इन तमिलनाडु, नीट तमिलनाडु
का जो है बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट रहा है नीट के ऊपर, 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन गैप्स है इंटर स्टेट काउंसिल में। फिर सजेस्टेड रिफॉर्म को रिवाइटलाइज करना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल के लिए। फिर उसके बाद इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है उसी तरीके से टाइम बाउंड ट्राइब्यूनल और चीजों के लिए बनाने चाहिए। नेक्स्ट, examine how the separation of power is practiced in India compared to rigid presidential model of the USA. In this context, compare the actual authority of Indian Prime Minister with that of President of the USA. ठीक है, तो अब जो है इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फ्यूज होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फ्यूज होते हैं, सिमिलर होते हैं। रिजिड यूएस में रिजिड सेपरेशन होता है, जो उनका कांग्रेस है दैट इज सेपरेट, जो उनका एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट वो सेपरेट है, जो उनका सुप्रीम कोर्ट है वो सेपरेट है। तीनों ही जो है ये सेपरेट है, ये तीनों अलग अलग है। और ये मॉन्टेस्क्यू वाली जो सेपरेशन ऑफ पावर वाली चीज है ना, उस तरह से रिलेटेड। फिर इंडिया का मॉडल जो है, प्राइम मिनिस्टर जो है और जो एग्जीक्यूटिव है अकाउंटेबल है प्राइम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पार्लियामेंट में, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3। और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड है। यूएस में क्या है, प्रेसिडेंट जो है रियल हेड है, फिक्स टर्म है, इंडिपेंडेंट है कांग्रेस के, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। इंडिया में लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फ्यूजन है, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है इंडिया, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटीज। यूएस रिलाई करता है जुडिशियल रिव्यू में, यूएस में कैबिनेट एक्सक्लूजन है कांग्रेस से। फिर उसके बाद रियल अथॉरिटी में देखोगे इंडिया का पीएम जो है वो पावरफुल है मेजोरिटी सपोर्ट पे। ठीक है, कोलिशन डायनामिक्स, यूएस प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इंसुलेटेड है। अगर कांग्रेस के अंदर सपोज इलेक्शन होते हैं नवंबर में जो अपोजिशन पार्टीज हैं डेमोक्रेट्स, वो अगर मेजोरिटी में आ जाएंगे तब भी प्रेसिडेंट सेम ही रहेंगे। पॉलिसी ग्रिडलॉक है, यूएस जो है रिजिड सेपरेशन की बात करता है, इंडिया में जो है फ्यूजन है। जुडिशरी कंपेरेटिव रोल है में देखोगे तो जुडिशियल रिव्यू दोनों कंट्रीज में है, बट यूएस सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्ट्रक्चरली मोर एडवर्शियल है। ठीक है, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट, अभी उन्होंने क्या किया था टैरिफ पे, उन्होंने बोला था कि दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैरिफ वाली चीजों को, राइट। तो ये चीज उन्होंने की थी। फिर अकाउंटेबिलिटी की बात करो तो इंडियाज फ्यूजन इनेबल्स स्विफ्टर पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ठीक है, to what extent do pressure groups, social movement, and cooperative lobbies deepen pluralistic democracy in India by representing excluded interests? Analyze whether the growing convergences of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic institutions. ठीक है, तो प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर दोगे, सोशल मूवमेंट इन सब के बारे में बता दोगे। प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें जो आप डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, डाइवर्सिटी की बात है कि हर रीजन का, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, राइट, वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक वॉइसेस हो, डेमोक्रेटिक पावर हो, डेमोक्रेटिक जो है उनके पास राइट्स हो। डीपनिंग प्लूरलिज्म को सोशल मूवमेंट जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट, इन्वायरमेंट जो मूवमेंट हुआ है उसके बारे में बता सकते हो। फिर प्रेशर ग्रुप, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, अब ये जो सीजेपी है ना वो बोल रहे हैं कि वी ऑल्सो वांट टू बी प्रेशर ग्रुप। फिर पॉलिसी एक्सपर्टाइज कंट्रीब्यूशन के बारे में बता सकते हो, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी रोल के बारे में बता सकते हो। फिर कॉरपोरेट लॉबिंग कंसर्न्स जो हैं वो बता सकते हो। नेक्सेस, तो वोहरा कमेटी यहाँ पे आपको बताना होगा, वोहरा कमेटी किस तरीके से उसने बोला था कि देयर इज नेक्सेस, राइट, उन्होंने बोला था देयर इज नेक्सेस। तो ये जो है आप बता सकते हो यहाँ पे अबाउट वोहरा कमेटी। फिर उसके बाद थ्रेट टू इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, ये आप बताओगे किस तरीके से एक्सेसिव कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस जो एक्सक्यू करता है रेगुलेटरी डिसीजंस को, बैलेंसिंग मैकेनिज्म को। यहाँ पे सुरजीत भल्ला जो है उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बताया अबाउट द न्यू टाइप ऑफ नेक्सस। फिर बैलेंसिंग मैकेनिज्म के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट, transparency and accountability in governance are not about controlling corruption, but about creating the trust of stakeholders in the policy process by following the rule of law and participatory governance। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, ठीक है, इसको आप डिफाइन कर दोगे क्या होता है ये। अब ये चीजें क्या है ना, रिसेंटली जो आपके मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लेते हुए रिजाइन किया था। ठीक है, एंड ये चीज हमने बोली भी थी कि अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रूल ऑफ लॉ लिंकेज के बारे में बताओ, किस तरह से ट्रांसपेरेंट लिंकेजेस है
फिर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस टूल्स के बारे में आप बताओगे, बियॉन्ड करप्शन कंट्रोल, कि सिर्फ ट्रांसपेरेंटी, लेजिटिमेसी एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात है। यहाँ पे पॉलिसी कंप्लायंस के साथ साथ आप अलग अलग चीज की बात करोगे। अगर करप्शन कंट्रोल करना है ना, तो दैट इज नॉट ओनली अबाउट लॉ, इट इज ऑल्सो अबाउट एग्जीक्यूशन, इट इज ऑल्सो अबाउट मॉनिटरिंग, राइट, इट इज ऑल्सो अबाउट फोकस ऑन ग्रीवांस रिड्रेसल। ये चीजें बताओगे। ई गवर्नेंस के बारे में बताओगे। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है हमारे कंट्रीज में, सीएजी, पार्लियामेंट्री कमिटीज, लोकपाल, लोकायुक्त, बिहेवियरल ट्रस्ट बिल्डिंग मॉडल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ना, बोलो कि बिहेवियरल चेंज रिक्वायर्ड है। ठीक है, बिहेवियरल चेंज के लिए क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर गैप्स के बारे में बताओगे। आरटीआई में जो डायल्यूशन हुआ, ठीक है, डिलेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। अब देखो हमारे यहाँ जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम है वो काफी डैमेज हो चुकी है। तो ये सब जो है अंडरमाइन करता है जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है। तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट जब गवर्नमेंट गवर्नेंस में होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए। फिर यहाँ पे आप बताओ क्या करना है। इंफॉर्मेशन कमीशन को इंडिपेंडेंट करना है। डीप इनफैक्ट आप बोल सकते हो आरटीआई को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस दे देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस। देन उसके बाद आप एक्सपेंडेड डिजिटल गवर्नेंस को एक्सपैंड करने की बात करो। जो 3A के प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये खत्म करना है। फिर जेन्युइन ट्रांसपेरेंसी को कैसे इवॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कंप्लायंस नहीं होता है, बट सब्सटेंटिव ट्रस्ट बिल्डिंग मैकेनिज्म, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट में, ये चीजें करनी है। फिर कैन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ राइट बेस्ड वेलफेयर बी इफेक्टिवली रियलाइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन इंटीग्रेटेड गवर्नेंस एंड मिनिमल पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप क्या करोगे। राइट बेस्ड वेलफेयर क्या होता है, ये राइट टू फूड हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू वर्क हो गया, इज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी कमिटमेंट। ये बताओगे कैसे, वो नीचे हम देखेंगे। बट ये कंस्ट्रेंट क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो स्टैट्यूटरी एंकर क्या है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, मनरेगा है, जस्टिसएबल इंटाइटलमेंट्स जो हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, डीपीएसपी, ये आपको बताना था। यहाँ आर्टिकल 38, आर्टिकल 41, आर्टिकल 47, इसको आर्टिकल 21 के साथ इंक्लूड करके राइट बेस्ड गवर्नेंस दिया जाता है। नॉन इंटीग्रेटेड गवर्नेंस चैलेंजेस, ओवरलैपिंग स्कीम्स जो हैं मिनिस्ट्रीज में, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन का इशू है, फ्रैगमेंटेड डिलीवरी सर्विस है, लो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग में। ठीक है, ये आप बताओ। अभी रिसेंटली जो एजुकेशन पे जीडीपी का परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है एजुकेशन के ऊपर खर्च में, ये आप बता सकते हो यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन गैप, लीकेजेस, एक्सक्लूजन एरर, ग्रीवांस रिड्रेसल पुअर हो गया है बहुत ज्यादा। टेक्नोलॉजी डबल एस सॉर्ट, तो जैम ट्रिनिटी और डीबीटी तो है, रिड्यूस करता है लिंकेज, बट जो ऑथेंटिकेशन, जो एक्सक्लूजन हो रहा है जेन्युइन बेनिफिशियरी का, आप जैसे पीडीएस स्कीम की बात करो, राइट, जो जेन्युइन आपके लोग हैं, जेन्युइन सिटीजन है, उनका एक्सक्लूजन हुआ है, दैट इज वेरी बैड। तो रिफॉर्म नीड्स, क्या रिफॉर्म होना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, इनहेंस फिस्कल डिवोल्यूशन, लोकल गवर्नेंस कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन होगा ना, तो चीजें जो है खुद पे खुद सही हो जाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर्स का। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे, सिंगल विंडो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ग्रीवांस रिड्रेसल बनाने से नहीं होगा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, सोशल ऑडिट होना चाहिए। सोशल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर दीज टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट। So should education be treated primarily as welfare obligation of the state or as a strategic investment for building a globally competitive knowledge-driven nation? So education occupies the dual constitutional development space as a welfare obligation under Article 21A and as a strategic investment for building a globally competitive knowledge-driven economy. ठीक है, फिर वेलफेयर डायमेंशन कहाँ पे आएगा। आप राइट टू एजुकेशन की बात करोगे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इगैलिटेरियन वाली जो चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का आर्टिकल 21 हो गया, डीपीएसपी में आर्टिकल 41 और 45 हो गया। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करोगे, किस तरीके से रिसर्च इकोसिस्टम को बनाने की बात की है। अभी रिसेंटली जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर एक
स्पीच दिया था, उसमें भी उन्होंने बोला था अबाउट इंक्रीजिंग द R&D, ठीक है, और किस तरीके से एजुकेशन को फोकस करना है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिटर्न्स, तो ये चीजें जो है यहाँ पे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताओगे, इंडिया का रैंक 130 है, क्या इश्यूज है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन डाइकोटोमी, तो यहाँ पे आप क्वालिटी फाउंडेशन एजुकेशन की बात करोगे, ठीक है, स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करोगे। अब देखो, एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिटरेसी नहीं होती है कि आप लिटरेट हो गए तो आप एजुकेटेड हैं। एजुकेशन जो है अब स्किल्ड वाली चीजें हैं। क्या आपके पास एआई के स्किल्स हैं? अगर आपके पास एआई के स्किल्स नहीं है और आप ग्रेजुएट हैं, तो इसका मतलब आप नॉन एम्प्लॉयबल है, बिकॉज मेजरली इंडस्ट्रीज जो है वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स एआई। तो ये चीजें बताओगे। चैलेंजेस क्या हैं? पब्लिक स्पेंडिंग बहुत कम है, ठीक है, ASER का रिपोर्ट भी आप बताओगे यहाँ पे। फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस वाली चीज बताओगे, कैसे साउथ को, अब देखो साउथ कोरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके न्यू इंडस्ट्रीज ऑफ एआई हैं। अभी ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे 96% से ज्यादा लोग स्किल्ड है। फिर वे फॉरवर्ड, डुअल ट्रैक पॉलिसी रेजिंग, ठीक है, डुअल ट्रैक होना चाहिए, फाउंडेशन प्लस हायर एजुकेशन। और यहाँ पे वेल एजुकेशन जो है ना, सिर्फ वेलफेयर राइट में स्ट्रेटजिक कैपिटल भी है। आपका डेमोग्राफिक एडवांटेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन ही ला सकता है। अगर डेमोग्राफिक एडवांटेज चाहिए तो वी नीड एजुकेशन एंड स्किलिंग, ये चीज आपको यहाँ बतानी होगी। और आप यहाँ पे बता सकते हो कि विकसित भारत, अगर आपको विकसित भारत बनना है तो व्हाट डू यू नीड? यू नीड एजुकेशन एज स्ट्रैटेजिक एसेट। नेक्स्ट, India's global diaspora acts as a living bridge, as a critical economic factor and knowledge network in transforming cultural heritage into geopolitical influence and strategic leverage worldwide। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है डिप्यूटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने दिया था, ठीक है। इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आप ग्लोबल डायस्पोरा के बारे में बताओगे कि इंडिया का वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, 35 मिलियन है, लिविंग ब्रिज क्यों है ये हम देखेंगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? डायस्पोरा कंटिन्यू, रेमिटेंस, दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस $100 बिलियन से भी प्लस हमारे कंट्रीज में आते हैं। इन्वेस्टमेंट चैनल FDI FPI के थ्रू आता है। रिसेंटली FCN जो NR का डिपॉजिट थे, उसमें भी 50 बिलियन के अराउंड किया डिपॉजिट इन्होंने। नॉलेज नेटवर्क की बात करेंगे, डायस्पोरा प्रोफेशनल्स इन टेक्नोलॉजी, एकेडमिया, हेल्थ केयर, ठीक है, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट हैं, ठीक है, आपका गूगल है, सुंदर पिचई, राइट, माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला। जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बताओगे, जैसे आप बताओगे US कांग्रेस इंडिया कॉकस की बात करोगे, जो कमला हैरिस थी, राइट, ये सब बताओगे। फिर कल्चरल डिप्लोमेसी, प्रवासी भारतीय दिवस, इंडियन कल्चरल सेंटर्स जो बनाए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप विजिबिलिटी, जो हमारे पॉलिटिशियन जब जाते हैं तो दे एड्रेस देयर डायस्पोरा बिकॉज दे नो दे आर द लिविंग ब्रिज, ये आप बताओगे। क्रिटिकल कंसर्न क्या है? तो ये ब्लू जो हमारे अनइवन एंगेजमेंट है गल्फ वाले जो डायस्पोरा है, बिकॉज वहाँ पे बहुत लेबर राइट का वॉयलेशन होता है गल्फ कंट्रीज में, प्लस ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है हमारी कंट्री में। तो वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन की बात करोगे, यहाँ पे आप जो है जो एक कमिटी रिपोर्ट बताओगे जो डायस्पोरा से रिलेटेड है। तो डायस्पोरा इज इंडीड स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल एसेट, बट इनको हमें सही तरीके से यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट। Next question. China's Belt and Road Initiative has transformed South Asia from a regional space into a theater of great power competition. Analyze the strategic implication of the BRI for India's security and regional influence in South Asia. अब यूपीएससी आज क्या कर रहा है ना, हर साल एक क्वेश्चन जो है ना पुराना पूछ देता है वो, तो उसमें BRI पूछ दिया उन्होंने। तो चाइनाज BRI, तो BRI है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप उसका मैप बना सकते हो, ठीक है। न्यू एरा ऑफ जो BRI है वो क्या है, साउथ एशिया को कैसे कनेक्ट कर रहा है चाइना के साथ, वो बता सकते हो। CPEC के बारे में बता सकते हो कि इंडिया के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल सोवरेनिटी के अगेंस्ट है। स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के बारे में बता सकते हो, जैसे हम्बन टोटा ग्वादर, ये सब इन्होंने किया है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कैसे डेट ट्रैप किया है उन्होंने। पॉलिटिकल लेवरेज, जो वहां पे मेजरली चाइनीज इंटरेस्ट बन जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नेक्सस हो जाता है। फिर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? सागर डॉक्ट्राइन, नेबरहुड
फर्स्ट पॉलिसी ऑल्टरनेटिव कनेक्टिंग, जैसे आईएमईसी चाबहार पोर्ट, अब चाबहार पोर्ट तो फिनिश हो चुका है। फिर क्वाड बेस्ड काउंटर बैलेंसिंग, फिर रीजनल कंपटीशन, तो स्मॉल साउथ एशियन स्टेट्स क्या कर रहे हैं, वो हेज कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, दोनों के साथ बेनिफिट ले रहे हैं वो। फिर इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स बता सकते हो, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था, श्रीलंका को दिया था बहुत ही ज्यादा, 3 बिलियन प्लस। फिर क्विक डिस्बर्समेंट ग्रांट्स दिए थे मालदीव्स को रिसेंटली। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दिए हैं जैसे नेपाल को, भूटान को। ट्रांसपेरेंट ऑल्टरनेटिव टू बीआरआई। फिर इंडिया मस्ट प्योरली एडवाइज, जीरो सम नहीं सोचना है। जीरो सम का मतलब क्या होता है, एक का जैसे चाइना का अगर एडवांटेज है तो इंडिया का जो है वो डिसएडवांटेज है, ये है जीरो सम। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, हो सकता है कि दोनों का ही एडवांटेज हो और यही रियलिटी है। फिर उसके बाद बीआरआई है स्ट्रक्चरली ऑल्टर साउथ एशिया जियो पॉलिटिक्स, तो इंडिया को जो है ना रॉबस्ट कनेक्टिविटी मेजर्स वगैरह लेने चाहिए। अब इंडिया को आप क्या बताओगे यहाँ पे, इंडिया को फोकस किस चीज पे करना चाहिए? इंडिया का फोकस होना चाहिए कि जियो पॉलिटिकल जो कन्वर्जेंसेस वो बढ़ाए इन कंट्रीज से। ठीक है, कैसे? वाया ट्रेड, वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है कन्वर्जेंस को बढ़ाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दे। जैसे कि आप देखोगे एशियन कंट्रीज हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डी ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा बिम्स्टेक और सार्क को। तो थैंक यू एवरीवन, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग। फुल मॉडल आंसर्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। डू सब्सक्राइब, कमेंट योर आंसर्स, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल मीट विथ GS3 सॉल्यूशंस। थैंक यू।